अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं पीएमसी टॉपिक 7 इंजाइम। इसके हमने पार्ट 1 में जो है 25 एमसीक्यूज़ कर लिए थे। बाकी एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 20 एमसीक्यूज़ नंबर 26 है, को फैक्टर विच इज़ ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ ए पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इट इज़। तो आपको पता है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये कोफैक्टर, और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप firmly attached होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द रिलेशनशिप बिटवीन एन एंजाइम एंड ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो ऑप्शन 1, एन एसोसिएशन स्टेबलाइज्ड बाय द कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फिर तो एंजाइम से जो है रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो सेपरेट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। नॉन कम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग, तो ये गलत है, कम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होती है। ऑप्शन सी, वन इन विच एंजाइम इज चेंज परमानेंटली। तो एंजाइम चेंज नहीं होता, एंजाइम अनचेंज रहता है। ऑप्शन डी, ए टेम्पोरेरी एसोसिएशन। यस, द रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज टेम्पोरेरी एसोसिएशन बिकॉज एंजाइम कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड रिमेन अनचेंज इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 28, एन एलोस्टेरिक एंजाइम ऑफ एन एंजाइम यूजली। ऑप्शन ए, बाइंड टू द एक्टिव साइट, गलत। पार्टिसिपेट इन द फीडबैक रेगुलेशन। यस, हमने कहा था कि जो एलोस्टेरिक होगा वो फीडबैक रेगुलेशन में इन्वॉल्व होगा। ऑप्शन सी देखें, काजेज द एंजाइम टू वर्क फास्टर, तो ये तो स्लो कर देगा उसे। और ऑप्शन डी है, डी नेचर्स द एंजाइम। तो डी नेचर नहीं करता क्योंकि एलोस्टेरिक जो होता है वो रिवर्सिबल की एग्जाम्पल है, नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल बेसिकली। तो डी नेचर नहीं करता उसको क्योंकि इसने रिवर्स भी होना होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी नीड। तो MCQ नंबर 29, इन ए सेल मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर सीन एज। तो देखें कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम हमें ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई हुई नज़र आती हैं, ठीक है। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो एंजाइम होगी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होंगी, क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होंगी। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम हमें अटैच्ड फॉर्म में नज़र आती हैं ऑर्गेनेलिज के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, enzyme reactions are most sensitive to the change in pH. Question number 31, which one is not a property of enzyme? Option A, some have lipid nature। तो ये गलत है, तमाम एंजाइम प्रोटीन नेचर की होती हैं। ऑप्शन बी है, कैन वर्क इन विट्रो एंड वीवो, बिल्कुल ठीक। डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, ये भी ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, which structure is usually not destroyed at temperature higher than the optimum temperature for the enzyme। तो देखें जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं अगेंस्ट द टेम्परेचर। तो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33, हाई टेम्परेचर काजेज। तो हाई टेम्परेचर काज क्या करेगा, डी नेचुरेशन ऑफ द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन नहीं करता, और मैंने भी बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं करता, वो रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर के अगेंस्ट, ठीक है। और जो ऑप्शन ए, आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, वो पीएच करवाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन। तो अटैचमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं सबस्ट्रेट की, और उसकी कन्वर्जन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी। Question number 35, function of enzyme is to change substrate concentration, product concentration, activation energy, या all of these। तो इसका आंसर होगा all of these। एंजाइम जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करती है और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट में। तो सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर सबस्ट्रेट चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट के अंदर। तो बेसिकली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को भी चेंज कर रही होती है, प्रोडक्ट की भी, और एक्टिवेशन एनर्जी को भी चेंज कर रही होती है। ये आपका पीएमसी के MCQ से पास पेपर में आया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ कम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम देन एंजाइम एक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा या इनहिबिट होगा। तो इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिटर की बात हो रही है तो वो इनहिबिट कर देगा। ये आपके नम्स का पास्ट पेपर का MCQs है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली डज नॉट एक्ट एज एन एंजाइम इनहिबिटर।
तो देखें प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, यस प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो है आपके इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेंसिलिन की एग्जांपल है बुक में, तो ये पेंसिलिन वो भी इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करती है। साइनाइड ड्रग्स ये भी इनहिबिटर हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं एंटीबॉडीज़ वो इनहिबिटर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 38, विच न्यूक्लिक एसिड एक्ट्स एज एन एंजाइम? तो आंसर इज राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम इज बेसिकली RNA, इट इज़ नॉट ए प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 39, एंटीबायोटिक सच एज पेंसिलिन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव इनिबिशन। ये आपकी जो है फेडरल की बुक से है। पेंसिलिन जो है कम्पिटिटिव इनिबिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 40, द ओनली वे टू इंक्रीज V मैक्सिमम इज़ टू इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, V मैक्सिमम बोलते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड। जब तमाम की तमाम एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाई हो गई हैं तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से तो इंक्रीज़ नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि जो है मोर एक्टिव साइट हमें अवेलेबल हो, मोर सबस्ट्रेट बाइंड कर सकें और जो है रिएक्शन की जो है रेट इंक्रीज़ हो सके। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर डू एंजाइम्स कम फ्रॉम इन द सेल? तो बेसिकली एंजाइम जो होती हैं वो सेल में बन रही होती हैं आपके। अब देखें आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहा होता है, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है? डीएनए किसका पार्ट है? अपना जीन का। जीन किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का। तो जब आपका डीएनए जब आपके जीनोम से जो है आपका पहले बन जाएगा आरएनए बन जाएगा, फिर आरएनए से आपकी जो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बन जाएगी, फिर प्रोटीन से जो बनेगी आपकी एंजाइम्स। तो आपकी एंजाइम बेसिकली कहाँ से आती हैं? आपके न्यूक्लिक एसिड से विच लाई इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, रिवर्सिबल इनहिबिटर फॉर्म वीक लिंकेजेस विद। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर किसके साथ लिंकेज बनाता है? एंजाइम के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच एंजाइम फॉलो इंड्यूस फिट मॉडल। तो मैंने कहा था जो आपकी रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम होती हैं वो आपके इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करती हैं। तो ऑप्शन में देखें सुक्रेज, यूरिएज, माल्टेज, ये आपकी नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। हेक्सोकाइनेज है जो आपकी रेगुलेटरी एंजाइम है और वो फॉलो करती है इंड्यूस फिट मॉडल को। हेक्सोकाइनेज के अलावा आपकी फास्फोफ्रेक्टोकाइनेज, इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्वेश्चन नंबर 44, एंजाइम अमाइलेज बिलोंग्स टू। तो अमाइलेज का काम होता है स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाना, हाइड्रोलिसिस कराना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोलेज एंजाइम है अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 45, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम। तो लाइसोसोमल एंजाइम का काम होता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन। तो वो कौन सी होंगी? हाइड्रोलेज। क्वेश्चन नंबर 46, एंजाइम्स विद टू साइड्स आर कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम। एक एक्टिव साइट होगी और दूसरी एलोस्टेरिक साइट होगी। 47, ऑन एवरी चेंज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ इन आइदर डायरेक्शन। क्योंकि देखें आप एक हद तक जो है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रिएक्शन रेट बढ़ रहा होता है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से जो रेट का रिएक्शन डबल होगा और ऑप्टिमम टेम्परेचर अचीव करने के बाद वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट से आप नहीं बता सकते, मॉलिक्यूलर साइज भी मैटर नहीं करता, पीएच वैल्यू भी मैटर नहीं करती, केएम वैल्यू, केएम माइकलिस कांस्टेंट हमने कहा था दी जो है हमारे पास सबस्ट्रेट जो हम वो बोलते हैं जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड, या फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज़ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। अब अगर के एम बेसिकली आपको बताती है कि एक एंजाइम की जो अफिनिटी है उसकी सबस्ट्रेट के लिए वो कितनी है। ठीक है। अगर के एम वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब होगा कि एंजाइम की जो अफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो ज़्यादा है, मतलब कि एंजाइम
सबस्ट्रेट की अगर लो कंसनट्रेशन भी होगी तब भी इसके साथ बाइंड करके उसको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो बेसिकली अगर 2 एंजाइम को हमने देखना उसकी एफिशिएंसी को, तो हम उनकी केएम वैल्यू को जो कंपेयर कर लेंगे, जिसकी केएम वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग lowering of the activation energy in the given enzyme controlled reaction। तो देखें जो आपकी जो ऊपर फुल लाइन है एक, वो आपको शो कर रही है विदाउट एंजाइम रिएक्शन, और जो आपकी डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है कि एंजाइम, ये जो रिएक्शन हुआ है ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा वो आपके पास होगी एक्टिवेशन एनर्जी, जो बेसिकली एक एंजाइम ने उसकी एक्चुअल एनर्जी को कम कर दिया है, जिसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये ऑप्शन क्या होगा, Z-Y। ठीक है। लास्ट MCQs है। द रिएक्शन रेट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज विद स्टार्च डिक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज रिड्यूस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ द क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड जो कि एक इनऑर्गेनिक आयन है, उसकी कंसंट्रेशन कम होने से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनऑर्गेनिक आयन है वो कोफैक्टर है। ठीक है। यहाँ पर जो है ये ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे PMC का। आपको कोई भी मसला हो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।